Central Electricity Authority, and DOT Vice President of Banai. And from last 10 years he is actively involved in stock market. So I would like to invite Mr. Ajay Dhawadkar sir. Please join the Tali. सर्वांना जय भीम. आपल्या महापुरुषांना नमन करून आज हा जो असं माधुरे साहेबांनी सांगितलंच आहे की हे सुरुवात केलेली आहे. कारण पैसा ही अत्यंत आवश्यक वस्तू आहे. जर आपण कितीही म्हटलं की एक कहावत है कि सब बुरे कामों की जड़ पैसा है, लेकिन पैसे के बगैर कुछ होता भी नहीं है. आणि आपली कम्युनिटी पर्टिक्युलरली ही सुरुवातीपासून मागे पडलेली आहे. आणि बाबासाहेबांनी सुरुवातीलाच म्हटलेलं आहे की ह्या 2 किंवा 3 वस्तू, एक आहे शिक्षण, दुसरा आहे पैसा कमवणं, आणि तिसरा आहे की चांगल्या पोस्ट किंवा चांगल्या जागी आपल्या लोकांनी बसावं. तर पहिली गोष्ट शिक्षण बऱ्यापैकी घेतलेलं आहे. आमची पिढी चांगली शिकली, आमचे नेक्स्ट पिढी, आमचे मुलं तेही शिकत आहेत चांगले, आणि त्यांची मुलं वगैरे आता ते चांगलेच आहेत. म्हणजे एक जे बाबासाहेबांचं जे स्वप्न होतं ते बऱ्यापैकी पुढे जात आहे. दुसरं एक स्वप्न होतं की चांगल्या पोस्टवर असावं आपल्या लोकांनी. मग ती सत्ता असो किंवा सरकारी पदं असो, तर त्यांनी जे काही कर्तृत्व करून गेलेले आहेत त्या कर्तृत्वामुळे आज बऱ्यापैकी मंडळी जी आहे ती मोठ्या मोठ्या पदांवर आहे. आपण म्हणू शकतो की टॉप मोस्ट पद जे असते भारतातले, ज्युडिशरी म्हणा किंवा सेंट्रल सर्व्हिसेस म्हणा, त्याच्यावर पुष्कळ लोक आहेत. तिसरं एक राहिलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी आता बाणाई ही फार प्रयत्नशील आहे, तो म्हणजे पैसा. आता पैसा म्हणजे कुठल्याही मार्गाने कमवणं हे काही बरोबर नाही आहे. एक जे सुरू केलेलं आहे इथे, याच्याबद्दल नंतर माहिती देण्यातच येईल, एक बिझनेस ग्रुप सुरू केलेला आहे. बाणाईच्या एका फोरमवरून आमचे जे प्रेसिडेंट आहेत गेडम साहेब, अरुण गेडम साहेब, त्यांनी बराच पुढाकार घेतला आणि विदर्भातल्या जवळजवळ जितक्या इंडस्ट्रीज असतील किंवा जे काही बिझनेसमॅन असतील त्यांना एका छत्राखाली आणलेलं आहे. त्याच्यानी जसं जैन कम्युनिटी म्हणा किंवा बाकीच्या कम्युनिटीज आहेत, ते बाय फ्रॉम देअर ओन कम्युनिटी ऑनली. त्याच्यामध्ये दोघे आहेत, B2C आणि B2B. म्हणजे कन्झ्युमर हा त्याच बिझनेसमॅन कडून घेतो आणि बिझनेसमॅन त्याच बिझनेसमॅन कडून घेतो. तर तो मॅक्सिमम पैसा त्यांच्या कम्युनिटीमध्ये विकत होतो. त्या अनुषंगाने आमचा एक दुसरा हे होता की शेअर मार्केट. लोक घाबरलेले असतात अधिक, म्हणजे काही वर्षापूर्वी शेअर मार्केट आणि सट्टा मार्केट असं एक म्हण झालेली होती की शेअर में पैसा लगाने यानी सट्टा है. तर ते बिलकुल साफ चुकीचं आहे. शेअर मार्केट हे मागच्या 100 वर्षापासून चालू आहे. BSE वगैरे जर पाहिले आपण, त्या 100 वर्ष जुने इन्स्टिट्यूशन आहेत अमेरिकेत, युरोपमध्ये. तर पैसा कमवायला स्टॉक मार्केट एक फार मोठी संधी आहे. आणि आता जशा जशा नोकऱ्या कमी होत आहेत, ज्या आपण वाट पाहायचो, आपले मुलं वाट पाहायचे की बा आम्ही कुठेतरी चांगले जॉबवर लागू वगैरे, ते आता ऑलमोस्ट काय म्हणतात त्याला, इतिहासात जमा होणार आहे. आणि आपल्यासाठी बिझनेस आणि अशा याच्याने पैसा कमवणं, शेअर मार्केट किंवा हे एक मोठं साधन राहणार आहे. त्या अनुषंगाने आम्ही आजचा हा एक कार्यक्रम सुरुवात केलेली आजपासून, आणि अशा पुष्कळशा सिरीज पुढे जाऊन सुरू ठेवू. कारण स्टॉक मार्केट हे एक समुद्र आहे. आपण कितीही वर्षानंतर कितीही ऐकलं तरी ज्या दिवशी आपण ऐकायला जातो त्या दिवशी ते नवीनच असतं. ते जर नवीन नसतं तर इतके बिझनेस चॅनल जे आजकाल टीव्हीवर आपण पाहतो, CNBC असो, झी बिझनेस असो, ET न्यूज असो,
हे चालूच राहिले नसते. सो स्टॉक मार्केट इज अ व्हेरी वास्ट ओशन वेअर वी आर नो बडी. सो दिस प्रोग्राम विल टुडेज प्रोग्राम विल गिव यू ओनली ए इनसाइट. आणि जे लोक रिटायर्ड झाल्यानंतर म्हणतात की नाही यार इसमें पैसा क्यों लगाए हम, FD में लगा देते हैं, तर ते जे मिसकॉन्सेप्शन किंवा चुकीचे हे आहे ते दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील. मी आजचा टॉपिक सिलेक्ट केलेला आहे म्युच्युअल फंडवर. तर याला आपण म्हणतो की देर आर सो मेनी एव्हेन्यूज इन द इन्व्हेस्टमेंट. म्युच्युअल फंड, शेअर, क्रिप्टो करन्सी, फॉरेक्स वगैरे वगैरे. तो म्युच्युअल फंड इज वन ऑफ देम. त्याच्या आधी मला एक आठवतं की कुठेतरी अशाच मी एका सेमिनारला गेलो होतो. हे ठेवायचं कारण आणि एक मला आनंद होतो की दोन्ही टाईपचे म्हणजे दोनही जनरेशनचे लोक आहेत जे रिसेंटली रिटायर्ड झालेले आणि यंग जनरेशन. एका कुठल्या तरी याच्यात गेलो होतो तर तिथे त्या वक्त्याने सांगितलं आणि तिथे काय म्हणतो त्याला रिटायर्ड लोकांचाच ग्रुप होता. त्या लोकांना त्यांनी सांगितलं की म्हणे बजाजच्या पुतळ्याखाली बसून याची त्याची गारणे करण्यापेक्षा बजाजच्या शेअरवर तुम्ही दाव का लावत नाही, बजाजचा शेअर वर का चालला आणि खाली का चालला याच्यावर डिस्कशन का करत नाही. तर लोकांची दृष्टिकोन कुठे असते, बजाजच्या पुतळ्याखाली बजाजच्या शेअरवर डिस्कशन करा, बाजूला काय चाललेलं आहे याच्यावर करू नका. सो दिस इज अवर काय एफर्ट आहे की लोकांनी याच्यात जास्तीत जास्त सामील व्हावं. अच्छा, त्याच्या आधी एक मी सांगू इच्छितो की आय एम अजय सावंत. आय रिटायर्ड एज अ जनरल मॅनेजर मोबाईल फ्रॉम BSNL. आणि ते मला वाटते कामा विमा लावण्यात झालेली आहे. तो अर्लियर आय हॅव वर्कड इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लखनौ आणि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटीला. तर सांगायचा उद्देश एवढाच होता की जे बाबासाहेबांचं स्वप्न होतं की तुम्ही लोक मोठ्या पदांवर जा, तर आपल्यापैकी बरेच जण तशा पदांवर पोहोचलेले आहेत. नऊ बाबासाहेबांनी माझं काम तसं बरंचसं कमीच केलेलं आहे की का पैसा, कसा पैसा आणि कसा वाचवावा. तो व्हॉट इज वेल. आपण आपल्या आयुष्याचे वी स्पेंड ऑलमोस्ट 30 to 35 years in service for earning the money, and why just to live a comfortable life. त्याच्यामध्ये आपल्या बऱ्याचशा नीड असतात. मुलांचं घर घेणं, नंतर कार घेणं आणि ट्रॅव्हल करणं हे वगैरे. सो वी नीड सफिशियंट मनी. आता सफिशियंटची डेफिनेशन प्रत्येकाची वेगळी वेगळी असते. सो हाऊ मच सफिशियंट चॉईस. पण एक जसं म्हटलेलं आहे की 1 लाख जर कमवत आहो आणि आपण 90,000 खर्च करतो आणि 10,000 आपण विचार करू की वाचू किंवा 5,000, दॅट इज नॉट ए गुड स्ट्रॅटेजी. ते बरोबर म्हटलं यांनी की 30% विसरून जायचं की आमच्याकडे आहे. व्हॉट एव्हर यू आर गेटिंग यू कीप 30% असाइड. व्हॉट एव्हर 70% इज देअर, त्याच्यामध्ये तुम्ही आपलं डे टू डे कसं करता येईल त्याच्यावर विचार. वॉरेन बफेटचं नाव ऑलमोस्ट सर्वांनी ऐकलं असेल. त्यांचं एक सेईंग आहे की युअर मनी शुड वर्क वेन यू आर स्लीपिंग. युअर मनी शुड वर्क वेन यू आर स्लीपिंग. अदरवाइज यू हॅव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन युअर स्लीप. म्हणजे तुम्हाला जागा राहावं लागेल पैसा कमवण्यासाठी. सो हाऊ दिस मनी इज वर्किंग वेन यू आर स्लीपिंग, दॅट इज दी मार्केट, दॅट इज दी सेविंग, दॅट इज दी डिफरंट व्हेन्यूज. सो यू रिक्वायर प्लॅनिंग की किती पैसा मी वाचवतो. त्याच्यामध्ये देर आर मेनी एव्हेन्यूज फॉर सेव्हिंग. देर आर मेनी एव्हेन्यूज फॉर सेव्हिंग, बट युअर मनी शुड ऑन. तुम्ही FD मध्ये जरी पैसा टाकला तरी तो पैसा ऑन करतो, बट दॅट ऑन शुड बी, इट शुड गिव्ह पॉझिटिव्ह रिटर्न. तुम्हाला नेक्स्ट स्लाइड मध्ये ते दाखविलं. आणि दॅट मीन्स युअर रिटर्न शुड बी मोर दॅन दी इन्फ्लेशन. आपण म्हणतो महागाई वाढली, 10 रुपयापासून त्यांनी 1 लाख रुपये दाखवले तुम्हाला, 40 ते
2020 पर्यंत, that is called the inflation. So it should meet the inflation, plus you are paying the taxes also, that you don't forget. Almost प्रत्येक जन जो है आज की डेट में हर व्यक्ति यहाँ पे 20% की मिनिमम ब्रैकेट में है, 30% में आधे से ज्यादा लोग हैं. So whatever you are earning, whatever you are saving, whatever interest you are getting, 30% straight the government is cutting. So you don't have any control on that. Next please. Now just see, if you put in a saving bank, you are getting say about 3%. The inflation rate in the last month, this month, it is 5.4%. And you are paying 2% tax, 20% tax on that interest. Leaving that 10,000 rupees what rebate government is giving, 20% you are paying. So your money in saving account is getting you negative. Your money is not safe, it is negative. Similarly, if you go to FD, maximum interest rate you are getting 7%, just for sake of calculation. Tax again you are paying 20%, यानी 30% असेल तो आप तो भूल ही जाओ फिर तो और inflation is 5.4. So how much you are getting? Nothing. So this way, putting in a saving plus putting in a FD is earning a negative for you. Next please. So avenues are there. Two type of avenue we have to search. One is safe side, one is risk. More risk, more earning. But at some age, like even in NPS, the government says, say beyond 50, they don't invest in equity market more and invest in the debt fund. So like that, there are so many schemes, like government schemes are there, post office मध्ये पुष्कळ schemes आहे, सुकन्या scheme आहे, किसान विकास पत्र आहे, हे आहे, पुष्कळ आहे. Then there is a NPS, PPF, tax free bond आहेत गव्हर्नमेंटचे आणि सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड. आजकाल सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड पण आहे आणि रिटर्न इज व्हेरी गुड इन दॅट. 2015 चं जे आता रिडीम झालेलं आहे या महिन्यामध्ये, इट इज गिव्हन व्हेरी गुड रिटर्न. And there are various financial institutions. There are bonds, fixed deposit by banks also, fixed deposit by the private companies also. They are giving very nice, almost 9%. Then there is a stock market. This is जरी बहादुर साहेबांनी म्हटलेलं आहे की इट्स बोरिंग, इट्स नॉट बोरिंग, इट्स एक्साइटिंग. वो कहते हैं ना कि पहले हम लोग कहते थे कि अगर आपको किसी से दुश्मनी निभानी है आपके दोस्त से, तो उसे बोलो भैया एक घर बना ले और उसे अच्छा सा प्लॉट दिलवा दो और बैंक का लोन दिलवा दो. बाद में वो इतना हेडेक हो जाएगा उसके पीछे कि वो आपको जिंदगी भर गाली देता रहेगा. तो ये होता है दोस्ती निभाना. दूसरा है ये दोस्ती निभाना कि सामने वाले को बोलो भैया तू स्टॉक मार्केट में सिर्फ 2 स्टॉक खरीद ले, 2 शेयर. बाद में देखो उसका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता है. वाई? क्योंकि वो डेली सुबह उठ के टीवी लगा देता है, जी बिजनेस या CNBC, और उसके बाद में देखता अरे रिलायंस का आज ऊपर गया, हाँ अच्छा, ओ माय गॉड ये तो 100 रुपया गिर गया. बस वो 2 दिन में ही घूमते रहता है. तो बट डोंट वरी अबाउट दैट. We are here as an investor, not as a trader. There are 2 type of people in the stock market. One is investor, one is a trader. Trader watches the graph continuously. ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, जैसे अपना हार्ट बीट रहता है वैसे. और एक होता है इन्वेस्टर, अच्छे स्टॉक लेके रख लो और शांति से रहो. ऐसे म्यूचुअल फंड का भी फंडा है, लेके कम से कम 3 साल के लिए उसे भूल जाओ, कभी नहीं देखना. Next please. So in India, it's a very big, I will say, जिसको हम कहते हैं ना कि हजारों फंड निकाल के रख दिए हैं. Why they are there nobody knows, even the company don't know. But कोई तो भी एक नया नाम देना उस फंड को और चला देना मार्केट में. चल गया तो अच्छा, नहीं चला तो और अच्छा, इस टाइप का, because they are not losing. So
इट्स ए मेज, मेज यानी भूल भुलैया होती है उसको मेज. सो इट्स ए मेज इन इंडिया, बट with little bit patience, caution, study must है शेयर मार्केट में. जिसको भी शेयर मार्केट में जाना है, शेयर I don't mean to say this stock of the company or share of the companies, उसमें दोनों तीनों आते हैं, चाहे वो शेयर हो फिजिकल या म्यूचुअल फंड हो, क्रिप्टो करेंसी हो, फॉरेक्स हो. तो आपको स्टडी की जरूरत है, और स्टडी करने से आपका ब्रेन भी चलता रहता है, आदमी भी फिट रहता है, और लोगों से मुलाकात भी होती रहती है, आप एक दूसरे से पूछते भी रहते हैं. सो देयर आर वेरियस टाइप, देयर आर सेक्टर्स, देयर आर टिपिकल टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड अवेलेबल इन इंडिया. नेक्स्ट प्लीज. सो फर्स्ट इज इक्विटी फंड. सो दिस टाइप ऑफ फंड, they are investing particularly in the equity market. Almost 60 to 80% or 90% they are investing in an equity. Now, just for refreshing the memory, what is mutual fund? If you want to purchase Reliance, Hindustan Petroleum, Tata's, Bajaj, एक शेयर हम लोग नहीं ले सकते. 2,500 का अगर रिलायंस का शेयर है, 3-3,500 का बजाज का शेयर है, एमआरएफ का शेयर 30 शायद 1 लाख का है, 1 लाख रुपए एमआरएफ का एक शेयर 1 लाख का, तो परचेस नहीं कर सकते. बट इफ यू गॉट दैट 1,000 रुपीज टू पुट इन ए म्यूचुअल फंड, व्हाट फंड इज डूइंग, दे आर परचेसिंग ऑल कंपनीज. They may be purchasing 100 company, 50 company, 60 company like that. So by default, you are having a share of Reliance in that sense. So mutual fund is a basket of many shares, and it is dealt by some advisor or some company on our behalf. So there is a equity fund. इक्विटी में जैसे मैंने बताया 60 to 80% और ऑलमोस्ट 90% कैन बी इक्विटी. बाकी का उसमें गोल्ड परचेस करते हैं वो लोग, कुछ डेट फंड खरीदते हैं, सो दैट कहीं ना कहीं उसको बैकअप रहे. देन नेक्स्ट इज द डेट फंड. नाउ आई हैव रिटन इन अ बोल्ड दैट इक्विटी फंड्स आर सुटेबल फॉर इन्वेस्टर विद हाई रिस्क एपेटाइट. हाई रिस्क के डरिए मत, यहाँ पे ये शेयर मार्केट का हाई रिस्क और इसमें थोड़ा सा फर्क है. ये हाई रिस्क वो हाई रिस्क नहीं है, कम वाली हाई रिस्क है. बट जिसके पास टाइम है, भरपूर टाइम है, और थोड़ा उसे चल जाने का कि भाई थोड़ा कम ज्यादा हुआ तो चलेगा, इट गिव्स वेरी गुड अर्निंग. बेस्ट अर्निंग इज गिवन बाय द इक्विटी. देन देयर इज अ डेट फंड. ये कंपनियां ये पर्टिकुलर टाइप के फंड जो हैं ये डेट मार्केट में लगाते हैं, जहां कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं कई कंपनियों की. इस तरह के इसमें लगाते हैं. इसमें रिटर्न कम होता है, बट दे आर मोर सेफर. आप चाहे तो इसका कैमरे से फोटो लेके रख सकते हैं ताकि आप इसको आराम से पढ़ भी सकते हैं. Next please. Then there is a called balanced fund. So balanced fund में every type of fund, every type of shares or instruments are purchased by the that company for us, mutual fund company for us. Say maybe ICICI Pru or HDFC mutual fund, etc. Balanced fund is the best type of fund for the retired people who don't want to do इसको कहते हैं ना, हम लोग सेफ्टी चाहते हैं अपने पैसे की. हम लोग एफडी में क्यों लगाते हैं पैसा? एफडी में लगाने का मेन कारण है कि हमें मालूम है कि ये बैंक में पड़ा हुआ है मेरा पैसा, चाहे जो हो जाए ये पैसा मुझे मिल जाएगा. बैलेंस फंड भी इसी तरह है, इसका रिटर्न कम है बट ये बहुत स्टेबल फंड है, काफी स्टेबल फंड है. तो और इसमें बहुत दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है ज्यादा, क्योंकि ये सारा दिमाग जो है वो म्यूचुअल फंड जो
इसके फंड मैनेजर जो होते हैं वो फंड मैनेजर हमारे बिहाफ पे वो करते हैं। तो बैलेंस फंड इज ए गुड फंड फॉर मोस्ट ऑफ द रिटायर्ड पीपल, आप उसमें डाल दीजिए। देन देयर इज ए इंडेक्स फंड, it tracks the index of various type of sensitive indexes in the market. That is why it is called Sensex, sensitive index. चाहे वो BSE Sensex हो, निफ्टी हो, निफ्टी 50, 100 इस टाइप के हो, या S&P इस टाइप के जो फंड है, इस टाइप के जो इंडेक्स होते हैं उसको ट्रैक करता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, जो इसमें लगा सकता है, जो इसके बारे में जानकारी रख सकता है, उसमें लगाना चाहिए। नेक्स्ट, देन मनी मार्केट के फंड है, कुछ इस टाइप के फंड है। तो ये कंपनियां इसमें लगाती हैं, बट रिटर्न इज स्लाइटली लेस, रिस्क इज ऑल्सो स्लाइटली लेस, मोर रिस्क मोर अर्निंग, लेस रिस्क लेस अर्निंग। देन सेक्टरल फंड, इसमें कंपनियां जो फंड मैनेजर है वो क्या करता है कि एक सेक्टर बूम पे जा रहा है, जैसे अभी कंस्ट्रक्शन बूम पे है, तो दे विल पुट इन लॉट ऑफ कंपनीज, शोभा डेवलपर्स है या इस टाइप की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया की, उनके इसमें लगाते हैं पैसा। या ऑटो इंडस्ट्री अभी ऊपर जा रही है, या सोलर इंडस्ट्री जा रही है, इस तरह के सेक्टर में पैसा लगाते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द सेक्टरल फंड, उस सेक्टर का ये फंड है। अगेन इट इज ए ट्रिकी इशू, क्योंकि हर सेक्टर हर समय अच्छा काम करेगा इसकी गारंटी नहीं होती है। तो ये फंड मैनेजर पे डिपेंड होता है कि उसका रीडिंग कितना अच्छा है उस सेक्टर के बारे में, और सेक्टर सडनली क्यों गिरता है। अभी जैसे परसों की बात है, जब रिजल्ट आए 3 स्टेट में बीजेपी आ गई, तो आप देखिए इवन सोना भी जो 61,000, 62,000, 64 पे गया, और अभी 61 पे आ गया है, सिर्फ 3 दिन में या 4 दिन में। तो ऐसे ही काफी सारे सेक्टर भी हुए हैं। तो ये सेक्टर फंड है, ये भी ऐसा ही होता है, बट इट रिक्वायर्स स्टडी। टैक्स सेविंग फंड, ये सबके लिए जरूरी है, वेदर यू आर इन ए टैक्स ब्रैकेट और नॉट। इसको ELSS कहते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग्स, इक्विटी लिंक सेविंग्स की ELSS। इसमें जैसे हम लोग GPF में पैसा डालते हैं, PPF में पैसा डालते हैं, और 1.5 लाख रुपीस आपको रिबेट मिलती है टैक्स में। अगर आप इसमें भी लगाएंगे तो 80C के अंडर इसमें 1.5 लाख तक की आपको रिबेट मिलता है। अब जो लोग उस टैक्स ब्रैकेट में नहीं भी हैं, या आपकी ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी इसमें लगाना 2 कारणों से मेरे ख्याल से जरूरी है या अच्छा है। एक तो ये है कि ये 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड है, मतलब आपने इसमें अगर मान लो 10,000 रुपए डाल दिए तो 3 साल तक आप उसको निकाल नहीं सकते। दूसरा है, इसके रिटर्न्स बहुत अच्छे होते हैं एज कंपेयर टू अदर। फॉरगेट अबाउट द इक्विटी, इक्विटी को छोड़ के बाकी के जितने फंड है उनसे इनका रिटर्न बहुत अच्छा है। और चूंकि ये 3 साल के लिए फिक्स रहता है, तो आपके हाथ में पैसा नहीं होता है, इसलिए आप खर्चा भी कम करते हो फिर। तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा फंड है। हाँ, वही मैंने लिखा है, लॉक इन पीरियड इज 3 years। नेक्स्ट प्लीज। अब सबसे बड़ी चीज होती है कि हर चीज में हम लोग चाहते हैं कि टैक्स बचाएं, क्योंकि टैक्स जो है दिन ब दिन चढ़ता जा रहा है, और हमारी जेब से हर जगह पैसा जा रहा है। चाहे GST के रूप में हो, होटल में बैठ के खाना खाए तो, बिस्किट का पैकेट खरीदे तो GST में जाता है, और अगर आप कुछ कमाते हैं तब भी गवर्नमेंट चुपचाप काट लेती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तकलीफ नहीं देती है आपको। तो जो टैक्सेशन है शेयर मार्केट में और म्यूचुअल फंड में काफी डिफरेंट टाइप का होता है, और म्यूचुअल फंड उस हिसाब से टैक्स एफिशिएंट है। साथ में इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि टैक्स एफिशिएंसी भी है, और आपका पैसा भी जो है डूबता नहीं है। अब ये डूबता नहीं है मतलब वैसे तो हर जगह लिखा होता है कि मनी मार्केट गिव्स नो गारंटी, मतलब आपने पैसा लगाया इसकी कोई गारंटी नहीं देता है। बैंक में आपका पैसा है तो उसका 5 लाख रुपीस का
इंश्योरेंस निकाला हुआ है गवर्नमेंट ने, सब बैंक्स को वो दे रखा है, काफी सारी बैंक डूब गई करके, तो 5 लाख तक आपका पैसा तो सुरक्षित है। अगर आपका 10 लाख है तो 5 लाख मिल ही जाएगा बैंक में, 5 लाख फिर तो। लेकिन इसका एक कारण मैं बता सकता हूँ आपको, फंड, म्यूचुअल फंड का, शेयर में और म्यूचुअल फंड में क्या फर्क है। See, again, I am not saying the share is bad, because I have also invested a lot of money in shares. But to go safer and to start, mutual fund क्या है? It is a bag of lot of shares. तो there is a very very less chance कि अगर एक बकेट में या एक बास्केट में 30 शेयर हैं, 30 कंपनियां एक साथ डूबेगी, ऐसे कोई चांस नहीं है उसमें कि एक कंपनी मान लो किंगफिशर एयरलाइंस है गई, है ना, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा उस म्यूचुअल फंड पे जिसमें उन्होंने ये खरीदा होगा किंगफिशर। तो इस तरह के चांसेस कम होते हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड के डूबने के चांसेस तो जीरो हैं, कम ज्यादा होते हैं। तो नाउ कमिंग बैक टू दी टैक्सेशन, जैसा मैंने बताया ईएलएसएस में जैसे आप जीपीएफ पीपीएफ या इसमें डालते हैं इंश्योरेंस में, तो 1.5 लाख की उसमें दी हुई है आपको। गेन जो होता है, चाहे आपका स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, दोनों में 2 टाइप के गेन माने जाते हैं। एक है जो कैपिटल गेन है, एक होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इसकी डेफिनेशन ईच केस में डिफरेंट होती है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक डेफिनेशन दे दी कि लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म, ये नहीं है। इट इज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, वो नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे है। लेकिन म्यूचुअल फंड की आप एक ब्यूटी देखिए कि इसका जो 1 लाख रुपए तक का अगर आपको गेन मिलता है, मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए डाले थे, वो एक किसी साल में 11.5 लाख रुपए मिले आपके हाथ में, अब आपके पास आया 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। नॉर्मल केस में उस 1.5 लाख पे आप जिस टैक्स ब्रैकेट में हैं उसमें जा सकते हैं, 20% टैक्स देना है या 30% देना है। लेकिन म्यूचुअल फंड में पहला जो 1 लाख रुपए है उस 1.5 लाख में का वो टैक्स फ्री है, तो अब आपका टैक्स लगेगा सिर्फ 50,000 पे, ना कि 1.5 लाख। तो ये इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। नेक्स्ट प्लीज। सो दीज आर द वेरियस टैक्सेशन आई गिवन, और जो मैंने कहा था कि एलटीसीजी और सीजी जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये डिफरेंट है डिफरेंट फंड के लिए, डिफरेंट टाइम के लिए। तो इक्विटी फंड में अगर हम देखें, इक्विटी फंड उसको कहते हैं जिसमें 65% इक्विटी में इन्वेस्ट किया होगा उस फंड मैनेजर ने। उसमें अगर आपका म्यूचुअल फंड 1 साल से ज्यादा के लिए रहता है, 1 साल 1 दिन रहता है, तो उसमें जो भी गेन होगा वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। एंड इंस्पाइट कि आप 30% ब्रैकेट में है, 20% में है, इट विल बी चार्ज एट 10% ओनली। ये क्लियर है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है लोगों को और वो सीए के भरोसे छोड़ देते हैं कभी कभी। हालांकि सीए बताते हैं बट आपका ब्लड प्रेशर तब तक बढ़ते रहता है। और 1 ईयर से लेस में अगर किया तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, लेकिन इट विल बी चार्ज एट 15% ओनली। तो स्टिल अगर आप 30% ब्रैकेट में या 20% में है, स्टिल यू आर सेविंग सम मनी। सो मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। नेक्स्ट इज नॉन इक्विटी फंड। उसमें नॉन इक्विटी में फिर डेट फंड आता है, बाकी के सारे आते हैं इसको छोड़। तो नॉन इक्विटी का एक डेफिनेशन ये हो गया कि जिसमें लेस देन 60% इक्विटी हो, वो पहले के हिसाब से। तो आपको इसको 3 साल मिनिमम रखना है। अगर आप इसको 3 साल रखते हैं तो ये आएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, और इसमें आपको टैक्सेशन पड़ेगा 20%, जो इस साल का है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है चेंज हो जाए, बट आज का जो है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, 20%। और अगर आप 3 साल से नीचे रखते हैं उसको, तो जितनी इनकम होती है वो पहला 1 लाख रुपए हटा के वो पूरे जो है वो आपको आपका जो टैक्स ब्रैकेट है उसमें लग जाते हैं। 20% को 20%, 30% को 30%। और अगर डिविडेंड मिलता है उस स्कीम में,
तो डिविडेंड जो है वो आपकी अर्निंग में आता है। अब जब अर्निंग में आ गया तो वो आपकी एक अर्निंग हो गई, तो वो अर्निंग उसी हिसाब से टैक्स होती है, जो आपका टैक्स ब्रैकेट है। नेक्स्ट प्लीज। तो मेरी स्लाइड्स इतनी ही थी, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज था, तो एक मैंने केवल ओवरव्यू करके इसको बनाया था। तो अगर कोई क्वेश्चन हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ, रिटायर्ड पर्सन में कितना डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड हो या जो भी मार्केट है, अपने फंड का? नहीं मेरा क्वेश्चन है, रिटायर्ड पर्सन में कितना अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सपोज उसके पास 100 रुपीज है तो कितना इस म्यूचुअल फंड हो गया या इक्विटी मार्केट, कितना परसेंट डालना? देखिए, दो चीजें होती है। पहली बात तो ये है कि इसका टेलर मेड सोल्यूशन नहीं हो सकता। टेलर मेड कहने की बजाय एक फिक्स सोल्यूशन नहीं हो सकता। इट शुड बी पर्सन टू पर्सन, उसकी नीड क्या है, आगे की क्या करना है। बट अगर आपके पास सफिशिएंट मनी है, मैं मान के चल रहा हूँ सफिशिएंट मनी है, तो जो रिटायर्ड हो गया है उसके लिए शेयर मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी होता है। लेकिन अगर आप पढ़ सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज यू शुड पुट मैक्सिमम मनी इन म्यूचुअल फंड्स। कितना परसेंटेज? मेरे पास 100 रुपीज है, हाँ। कितना डालना? 100 पूरा इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास? नहीं, मेरे पास 100 रुपीज है टोटल ऐसे। हाँ, टोटल है ना, तो आपकी नीड क्या है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको खर्चा कितना करना है उसमें से घर के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए नीड तो जो भी है ना, हाँ, वो छोड़ के अगर 100 रुपए आपके पास है, ठीक है। As far as my investments are concerned, I go 50% mutual fund, 50% share. Now it's a risk assessment which you can take by yourself. Yes. Okay. लेकिन- Now लेकिन- mutual नहीं, fund gives लेकिन- a very simple and very safe. Equity थोड़ा सा होता है. 100% in mutual fund. हाँ, असं लेकिन म्हणतात म्युच्युअल सर, फंड, हाँ, याला असं मला म्हणतात, माझ्या 100 रुपये को हे इन्वेस्ट करायचं करायचे आहे. त्याला. आता कसं मी डिवाइड करायचं? हाँ, नहीं, ठीक है, मी सांगतो तुम्हाला। माझं म्हणणं काय आहे की तुमचं एज जे आहे 100 minus your age, 100 minus your age, जे काही असेल तर तेवढं इक्विटी मध्ये घ्या, बाकी डेब्ट मध्ये घ्या. म्हणजे तुमचं एज समजा 70 असेल, 70 असेल, फॉर एक्झाम्पल, हा आता ते करता येतं ना. हाँ, म्हणून मी म्हटलं नाही, आता बघा, आता तुमचा मॅनेज नहीं थांबा, त्या प्रश्नाची कॉरोलरी याला म्हणतात। ये दूसरा क्वेश्चन निकला की मेरे को हर महीने पैसे भी लगेंगे, तर त्याचे हे वेगळी आहे। म्हणून त्याच्यासाठी जे प्लॅनर लागतात ना, ते याच्यासाठी लागतात। ही इन्व्हेस्टमेंट जी सांगितलेली आहे ती एकदा टाकायची, 3 वर्ष विसरून जायची। एक मिनिट, मी आता साहेबांच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो की जर तुम्हाला 100 रुपये गुंतवायचे आहेत तर नाही, आता गुंतवायचे नाही सर, माझ्याकडे हा, 100 रुपये आहेत. 100 रुपये आहेत, 100 रुपये आहेत ना, 100 रुपयेचे 100 रुपये तुम्ही म्युच्युअल फंड मध्ये टाकू शकता। त्याच्यातला काही पार्ट इक्विटी मध्ये टाका, काही पार्ट डेप्ट मध्ये टाका। समजा तुम्ही 20 रुपये डेप्ट मध्ये टाकले, डेप्ट वर एक 9 ते 12% तुम्हाला रिटर्न मिळतील। इक्विटी मध्ये जे काय आहे 20% ते 50% पर्यंत हे मिळतील। जर तुम्हाला त्याच्यातून रेग्युलर इन्कम जर पाहिजे असेल तर त्याच्यातून एक SWP म्हणून हे आहे, प्लॅन आहे, सिस्टमॅटिक विड्रॉल प्लॅन। जर त्या सिस्टमॅटिक विड्रॉल प्लॅन मध्ये जर तुम्ही टाकलं आणि समजा तुम्ही त्याच्यातून वर्षाला 8% रिटर्न समजा घेत आहे, तर तुम्हाला वर्षाला 8% रिटर्न पण मिळतील आणि तुमचं जे बेसिक कॉर्पस आहे ते पण वाढेल। दिस इज अ थंब रूल आणि इट इज इन ऑपरेशन। म्हणजे मी स्वतः टाकले आहेत, माझे भाऊ इथे बसलेले आहेत मोठे, त्यांनी पण टाकलेले आहेत आणि पाहिजे तर आकडेवारी देऊ शकतो। तुम्हाला जर इंडिव्हिज्युअल प्लॅनिंग करायचं असेल तर हा कार्यक्रम संपल्यावर विल डू इट। म्युच्युअल फंड कसं आहे, यू कॅन इन्व्हेस्ट व्हेरी लोएस्ट अमाऊंट, पहिली गोष्ट। आणि त्याच्यात जसं बाजूला साहेबांनी सांगितलं, त्याच्यामध्ये अजून स्कीम्स आहेत, SIP है ना, सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन। दर महिन्याला जसं आपण आधी RD करायचो, आता तुम्ही दर महिन्याला त्याच्यात इतके टाकू शकता किंवा 6 महिन्याला टाकू शकता, दॅट इज SIP। देन सिस्टमॅटिक विड्रॉल प्लॅन, तुम्हाला आता दर महिन्याला पाहिजे की 3 महिन्याला की 6 महिन्याला, तर तो विड्रॉ करू शकता। सिस्टमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन, त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे कुठेतरी पैसा आहे, तो 3 महिन्यानंतर येणार आहे, दर 3 महिन्याला येणार आहे समजा, तर त्याच्यातून तो पैसा ऑटोमॅटिकली इकडे कसा जाईल, सिस्टमॅटिक ट्रान्सफर प्लॅन। तर प्लॅन बरेचसे आहे, म्हणून मी म्हटलं की आजचा हा जो आम्ही ठेवला होता हा याचा फक्त ओव्हरव्ह्यू होता।
जेव्हा आपण याच्यात अजून खोलत जाऊ तो दिस इज अ ओशन. एव्हरी टाइम यू आस्क ए क्वेश्चन देयर विल बी आन्सर. दॅट आन्सर विल जनरेट अनदर क्वेश्चन. है ना? तर एनी अदर क्वेश्चन? अजून कोणाला विचारायचं? हो. मनोज बागडे. रिसेंटली कोटॅक मल्टी असेट अलोकेशन फंड आले, त्याच्याबद्दल काही? ये इंटरेस्टिंग पूछा. इंटरेस्टिंग बोलने की बजाय कन्फ्युजिंग है थोड़ा सा. सी बैलेंस फंड, त्याच्यानंतर काय म्हटलं तुम्ही? इंडेक्स फंड, मल्टी असेट. हा यस. तर ह्या दोन्ही फंड मध्ये काय असतं, तो जो फंड मॅनेजर आहे त्याला कोणत्या सेक्टरचे किती घ्यायचे हे फिक्स असतात. जसं इक्विटी इतकं घ्यायचं, डेट इतके घ्यायचे, गोल्ड इतकं घ्यायचं, हे इतकं घ्यायचं. बॅलन्स मध्ये त्याच्याकडे फिक्स दिलेलं असतं आणि मल्टी असेट मध्ये ही डिसाइड. सो मल्टी असेट इज स्लाइटली रिस्की देन दी बॅलन्स ऍडव्हान्टेज. सो एनी रिटायर्ड पर्सन इफ यू वॉन्ट टू गो, he should think about the balance fund. पहिली चीज. आणि दुसरं किती टाकायचे, SIP नी करा तुम्ही, हळूहळू पैसा वाढतो. सिमिलर विथ दी यंग जनरेशन. त्यांनी इक्विटी म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये लावावं. जसं एक फॉर्म्युला दिला यांनी आपल्या एज आणि त्याचं हे आहे एज मायनस दिसते. तर तेवढा इक्विटी तुम्ही टाकू शकता बिकॉज यू हॅव गॉट लॉट ऑफ टाइम. आणि इट इज अ इन्व्हेस्टिंग, इट इज नॉट अ ट्रेडिंग. ट्रेडिंग इज द मोस्ट रिस्की थिंग. सकाळी शेअर घ्या, संध्याकाळी विका, तो इधर का उधर हो जाता है आदमी. बट इन्व्हेस्टिंग इज फॉर लॉन्ग टर्म. यू परचेज इट अँड फॉरगेट इट. म्युच्युअल फंड पण जे आहे ना ते वर्षातून एकदा तरी आपण जसं आपला वही खातं चेक करतो ना तसा तो एकदा चेक करायला पाहिजे की बाबा त्याच्यामध्ये काही हे तर नाही झालं. पण रोज रोज बघायची गरज नाही, आपलं ब्लड प्रेशर वाढवायची गरज नाही. आणखी कोणाचे प्रश्न आहेत? माझं नाव प्रकाश बनकर आहे. मी बुट्टीवरून आलो आहे, बहादूर सर. सर माझा एक क्वेश्चन होता का म्युच्युअल फंड सिलेक्ट कसं करायचं, का आपण हेच घ्यायचं समजा असं? त्याच्यासाठी नेक्स्ट प्रोग्राम ठेवण्यात. जो कपाट इट इटसेल्फ इज अ व्हेरी बिग टॉपिक. हाउ टू सिलेक्ट म्युच्युअल फंड इटसेल्फ इज अ टॉपिक. एकाच वाक्यात तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर देतो. तुम्ही ते फंड किती वर्षासाठी टाकत आहे त्याच्यावर ते डिपेंड करते. 2 वर्षासाठी आहे, 5 वर्षासाठी आहे की तुम्हाला 20 वर्ष ठेवायचं आहे. जर तुम्हाला मिनिमम 5 वर्ष जर ठेवायचं असेल तर यू शुड बेटर पुट युअर म्युच्युअल फंड इन मिड कॅप फंड ऑर स्मॉल कॅप फंड 5 वर्षामध्ये. पण 5 वर्षापेक्षा कमी जर 2 वर्षासाठी ठेवायचं आहे तर तुम्ही डेट मध्ये. प्रश्न भरपूर आहेत आणि आपले स्पीकर पण आहेत. तर मला वाटतं आपण